नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। चारों तरफ इस वक्त कर्नाटक की चर्चा है। क्या होगा, हर किसी की नजर इस बात पर टिकी है। तो कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान आज शाम समाप्त हो गया। हालांकि इससे पहले राज्य के 3 प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस ने मतदाताओं को रिझाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। प्रचार के दौरान आखिर कौन से मुद्दे प्रमुख रहे और राज्य में चुनावी समीकरण क्या कहते हैं, आइए डालते हैं एक नजर। पिछले कई दिनों से कर्नाटक में जमकर प्रचार चला और तमाम मुद्दे हावी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और बीजेपी के तमाम नेताओं ने ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो किए। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी बसवराज बोम्मई सरकार के खिलाफ माहौल बनाया गया। कर्नाटक में जिस एक मुद्दे पर बीजेपी सबसे ज्यादा बैकफुट पर रही वो भ्रष्टाचार का मुद्दा था। कांग्रेस ने बोम्मई सरकार पर आरोप लगाया कि वो हर कॉन्ट्रैक्ट पर 40% कमीशन खा रही थी। बेलगावी में एक ठेकेदार ने बीजेपी के मंत्री पर ये आरोप लगाकर खुदकुशी कर ली थी कि उससे 40% कमीशन मांगा जा रहा था। इसके बाद कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने राज्य सरकार के मंत्रियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नतीजा ये हुआ कि मंत्री ईश्वरप्पा को इस्तीफा देना पड़ा और सरकार बुरी तरह से घिर गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और बाकी तमाम नेताओं ने हर मंच से 40% कमीशन वाली सरकार बोलकर बीजेपी पर तंज कसा। यहाँ तक कि चुनाव से पहले पूरे कर्नाटक में पे सीएम के पोस्टर लगाए गए। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और उनसे कहा कि कर्नाटक में हर कॉन्ट्रैक्ट पे 40% कमीशन लिया जाता है। तो क्या ये दुख की बात नहीं है और ये शर्म की बात नहीं है कि जो कर्नाटका प्रदेश की बीजेपी सरकार है वो 40% सरकारा के नाम से प्रसिद्ध हुई है। और ये नाम किसी दूसरी पार्टी ने नहीं दिया, ये प्रदेश के कॉन्ट्रैक्टर्स ने दिया। प्रदेश के कॉन्ट्रैक्टर्स जो आत्महत्या करने लगे क्योंकि उन्होंने कहा कि उनको इतनी घूस देनी पड़ती है सरकार को कि कमा नहीं पा रहे हैं। बोम्मई सरकार पर कई और तरह के भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे, जिन्हें प्रचार में कांग्रेस ने खूब भुनाया। इसमें मठ से 30% की रिश्वतखोरी और स्कूलों के नाम पर रिश्वतखोरी जैसे आरोप शामिल थे। इसके अलावा केएसडीएल घोटाला और गुड़ निर्यात घोटाले ने भी बोम्मई सरकार की मुश्किलें बढ़ाई। चुनाव में नंदनी दूध का मुद्दा भी खूब चर्चा में रहा। दूध बेचने वाली कंपनी अमूल ने एक ट्वीट किया जिसमें उसने कहा कि वो बेंगलुरु में अपने प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है। इसके बाद इस मामले ने जमकर तूल पकड़ लिया और कांग्रेस ने इसे हाथों हाथ लिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि गुजरात की अमूल कंपनी को बीजेपी कर्नाटक में लाकर यहाँ के लोकल ब्रांड नंदनी को खत्म करने की कोशिश कर रही है। कर्नाटक में लिंगायत और वोकालिंगा जैसे समुदायों को चुनावों में सबसे ज्यादा अहमियत मिलती है। इन 2 समुदायों से विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा होती है और मुख्यमंत्री भी पिछले कई सालों से इन्हीं समुदायों से बनते आए हैं। चुनाव से ठीक पहले इन्हें लुभाने के लिए बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने का ऐलान कर दिया। मुस्लिम समुदाय को मिलने वाले 4% आरक्षण को लिंगायत और वोकालिंगा में बराबर बांट दिया गया। कर्नाटक में 2 अहम समुदायों को लुभाने का ये बड़ा दांव था। हालांकि कांग्रेस ने इसके जवाब में चुनावी वादा किया कि वो अगर सत्ता में आती है तो मुस्लिम आरक्षण को बहाल कर दिया जाएगा। इसे कांग्रेस का अल्पसंख्यक समुदाय को लुभाने वाला कदम बताया गया। कर्नाटक की जंग के आखिरी वक्त में सोनिया की एंट्री खूब चर्चा में रही। सोनिया गांधी ने कर्नाटक के हुबली में चुनावी जनसभा की। दरअसल 4 साल बाद सोनिया किसी चुनावी जनसभा में शामिल हुई। सोनिया गांधी ने 2 मई 2019 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आखिरी बार चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। इसके बाद वो किसी चुनावी जनसभा में नजर नहीं आई थी। वहीं बीजेपी की ओर से एक बार फिर चुनाव प्रचार की कमान प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में रही। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जमकर चुनाव प्रचार किया। किसी भी हाल में राज्य में फिर सरकार बनाने की कोशिश कर रही बीजेपी ने उम्र का हवाला देते हुए येदियुरप्पा को हटाकर बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया। इसे बीजेपी के एक बड़े प्रयोग के तौर पर देखा गया, जो बाकी कई राज्यों में पार्टी कर चुकी थी। हालांकि कर्नाटक में ये दांव सही नहीं बैठा और आखिरकार पीएम मोदी और येदियुरप्पा के लिंगायत वोट बैंक के सहारे ही पार्टी ने आगे बढ़ने का फैसला किया।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी शुरुआती रैलियों में राहुल गांधी के मोदी सरनेम वाले मामलों को उछाला, जिसमें उन्होंने कहा कि ये लोग ओबीसी समुदाय, लिंगायत समुदाय को गाली देते हैं और जब इनसे भी जी ना भरे तो मोदी को गाली देते हैं। चुनाव की तारीख नजदीक आते आते बीजेपी को कांग्रेस ने खुद ऐसे मुद्दे हाथों में थमा दिए जिनकी उसे जरूरत थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी मंच से एक बयान दिया जिसमें उन्होंने पीएम मोदी से जहरीले सांप की तुलना की। इसके बाद बीजेपी ने इस बयान को जमकर भुनाया। खुद पीएम मोदी ने हर मंच से खुद पर हुए इस हमले का जिक्र किया और इसे भगवान शिव से जोड़ दिया। कांग्रेस ने अपने चुनावी वादों में एक वादा ये भी किया कि वो बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन करने पर विचार करेगी। पार्टी की तरफ से बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की गई। ये मुद्दा कांग्रेस पर बुरी तरह बैकफायर कर गया। बीजेपी ने बजरंग दल को सीधे बजरंग बली से जोड़ दिया और पूरा मुद्दा भगवान के अपमान पर आ गया। खुद पीएम मोदी ने कहा कि भगवान राम के बाद अब ये लोग बजरंग बली को ताले में बंद करना चाहते हैं। जिस हिंदुत्व कार्ड को बीजेपी सही तरीके से नहीं खेल पा रही थी, इस मुद्दे के बाद उसे खुलकर सामने लाया गया। द कश्मीर फाइल्स की तरह द केरला स्टोरी को लेकर भी जमकर बवाल हुआ और इसे कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने एक प्रोपेगेंडा बताया। चुनाव से ठीक पहले रिलीज हुई इस फिल्म को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस को घेरा और कहा कि वो सच्चाई से दूर भाग रही है। खुद पीएम मोदी ने चुनावी मंच से इसका जिक्र किया और कहा कि केरल की असली सच्चाई फिल्म में दिखाई गई है। धर्म परिवर्तन और आईएसआईएस पर बनी इस फिल्म की गूंज चुनावी रैलियों में खूब सुनाई दी। बीजेपी ने हिंदुत्व पॉलिटिक्स के एक हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल किया। बीजेपी के लिए पीएम मोदी बेशक एक्स फैक्टर रहे। पीएम मोदी की रैलियों में भारी भीड़ देखी गई। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस जहां शुरुआती दौर में बीजेपी पर भारी पड़ती दिख रही थी, वहीं चुनाव नजदीक आते ही मामला बराबरी का हो गया। कुल मिलाकर कर्नाटक में चुनावी नतीजे दिलचस्प हो सकते हैं और सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति भी देखने को मिल सकती है। वैसे कर्नाटक के मतदाता चुनावों में स्थानीय और राष्ट्रीय के बीच अंतर करने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 1985 के विधानसभा चुनाव में सामने आया था, जब राज्य ने 1984 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की बड़ी जीत के कुछ महीने बाद जनता पार्टी को भरपूर वोट दिए। बीजेपी ने इस तरह 2019 में मोदी लहर में 28 लोकसभा सीटों में से 25 पर जीत हासिल की थी, जबकि 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत से चूक गई और फिर कांग्रेस और जेडीएस ने साझा सरकार बनाई। हालांकि बाद में विधायकों की बगावत के बाद ये सरकार गिर गई और बीजेपी ने सरकार बनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो जिसको जितना जोर लगाना था अब लग चुका है। जिसको जो काम करने थे वो कर चुके हैं। अब असली समय आने वाला है, यानी कि धड़कनें अब बढ़नी तय है कि हमने जो मेहनत की है उसका परिणाम क्या होगा। क्या उनके बताए हुए संदेश जनता तक पहुंच गए? जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि दावा कर रही है, सर्वे बता रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। 40% सरकारा ये नाम दिया गया और प्रियंका गांधी इसको लेकर काफी सक्रिय रही। पूरी कांग्रेस पीछे पड़ गई और उस मुद्दे को कतई नहीं छोड़ा पीछे। लेकिन क्या ये फायदा पहुंचाएगा? प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जहां जहां गए बहुत भीड़ जुटी। इससे पहले और भी इलेक्शन थे जिसमें भीड़ जुटी थी, लेकिन कई इलाके, कई राज्य ऐसे रहे जहां भीड़ तो दिखी पर वो भीड़ वोट बैंक में तब्दील नहीं हो पाई। यहां ऐसा होगा? ये एक सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े चेहरे वहां लग गए। जोर आजमाइश जितनी थी पूरा जोर लगा लिया। अब क्या भारतीय जनता पार्टी को ये सारी चीजें फलीभूत होंगी? क्या वो मजबूत स्थिति में पहुंची? और क्या सर्वे के नतीजे पलट जाएंगे? इस पर भी सवाल है। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं जरा कौन मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है और कौन से वो मुद्दे हैं जो बड़े हैं और कर्नाटक की जनता जिनको सुनना चाहती है, जिनको समझना चाहती है और चाहती है कि वो उन मुद्दों को आगे बढ़ाया जाए। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। विमल डालिया भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संदीप त्रिपाठी नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आरबी उपाध्याय राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, जिनके अनुभव को आज हम साझा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। संदीप त्रिपाठी जी, आपसे शुरू करना चाहते हैं क्योंकि आपसे अगर कुछ मिस हुआ, क्योंकि अगर देखा जाए तो किसी भी दल का नेता, किसी भी दल का प्रवक्ता, वो तो अपनी अपनी डफली और अपनी अपनी बढ़ाई करते रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक जो है बिल्कुल सटीक बात कहते हैं, तो उनके अनुभव इसके बाद लेंगे। जब अगर आपकी तरफ से कुछ गलत होता है उसके बाद हम उनके पास पहुंचेंगे। क्या लगता है, प्रचार खत्म, धड़कनें बढ़ गई, जीत का आधार कुछ नजर आ रहा है आपको? कहां खड़े हैं आप? जी देखिए,
रविंदर जी, बिल्कुल जीत का आधार ये है हमारे पास कि कांग्रेस एक ऐसा प्रदेश है जो आज की मौजूदा जो कर्नाटका एक ऐसा प्रदेश है जो आज मौजूदा कांग्रेस है उसके अधिकतर सीट हुई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, डी.के. कुमार हो या जो है सिद्धरमैया जी हो, बहुत सारे नेता जो है वो कर्नाटका से आते हैं और कांग्रेस के सब दिग्गज लीडर हैं। और वहां पर अभी आपने गोपालिंगा जो है और बात की थे कुर्मा समुदाय से आते और वो मुख्यमंत्री थे, तो ये कहना कि जो है दूर से आते हैं, ये भी एक बात। बाकी वहां पर चाहे आप देख लीजिए, देख लीजिए, चाहे समाज के लोग देख लीजिए, या जो है आप देख लीजिए मुस्लिम देखिए। संदीप, आपकी आवाज थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है, नेटवर्क इशू है शायद। हम उसको कह रहा हूँ कि वहाँ पर हमारे पास कलेक्टिव लीडरशिप है और वहाँ की जो लीडरशिप है वो जो है हर जाति और हर समुदाय के लोग वहाँ पर कांग्रेस के पास है और जो लीडरशिप है वो बहुत मजबूत कर्नाटका में है। सबसे बड़ा आधार ये है। दूसरी चीज ये आधार है कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा विकास का मुद्दा नहीं है जिसके आधार पर वो वोट मांग सके किसी भी नेता का। मैं चैलेंज कर रहा हूँ। नहीं, हम चेहरों की ताकत पर जाएंगे या हम मुद्दों पर बात करेंगे? हमारे पास बहुत बेहतरीन लीडरशिप है या नहीं ये तो जनता तय कर देगी, ये दिख भी जाएगा। लीडरशिप अच्छी हो सकती है लेकिन संगठनात्मक रूप से हम उतने मजबूत हैं कि नहीं है ये भी तो तय करेगा। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहती है कि हम संगठनात्मक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत हैं। क्या कांग्रेस इस स्थिति में है आज? रविंदर जी, ये बात मैं आपको बता दूं कि पिछले चुनाव में भी जो है सर्वाधिक वोट जो है कांग्रेस पार्टी को ही मिला था। लगभग 38% वोट हमको वहां पर मिला था, जो कि बीजेपी से कई प्रतिशत ज्यादा था। हो सकता है कि हम सीटें कम जीते थे, लेकिन वोट ऑफ परसेंटेज के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो पिछले चुनाव में भी हम जो है इनसे बहुत आगे थे। और कर्नाटका में हमारा संगठन बहुत मजबूत है। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को कर्नाटका ने समर्थन दिया, कहीं ना कहीं वो हमारे संगठन की मजबूती और वहां पर लोगों से जो प्यार मिल रहा है। और दूसरी बात, एक कैंपेनिंग हमारी आज से स्टार्ट नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से ही हमने अपनी कैंपेनिंग स्टार्ट कर दी है। आज मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एग्जाम के पहले कुंजी पढ़कर कोई पास होने की कोशिश करता है, टॉप नहीं कर सकता है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी कुंजी पढ़कर पास होने की कोशिश कर रही है। हम वहां पर लगातार पढ़ाई की है, हम जनता के मुद्दों को उठाए हैं। इन्होंने जिस तरीके से भ्रष्टाचार करके जो है सरकार, ठीक है, 40% सरकार का आपको फायदा मिल पाता है नहीं। विमल डालिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम समझ लेते हैं। विमल डालिया जी, आपको क्या लगता है, क्या मजबूती का आधार होगा? कमबैक होंगे या फिर चुनौतियां हैं आपके सामने? हिमाचल जैसा हाल तो नहीं हो जाएगा? विमल जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। आरबी उपाध्याय जी आपके पास आना चाहेंगे। ये सारी भूमिकाएं, सारे जोर लगा लिए गए, गाली गलौज तक मामला पहुंच गया, हिंदुत्व का मुद्दा हो गया, बजरंग बली भी हो गया। क्या लगता है आपको, अभी तक का जो प्रचार रहा है अब सब समाप्त हो गया है? कहां पर कौन खड़ा है, कुछ स्थिति आपको स्पष्ट हुई? देखिए, स्थिति पहले तो जो सर्वे आए थे या ग्राउंड रिपोर्ट थी, बड़ी क्लियर थी कि कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, सरकार बनाए। लेकिन पता नहीं क्यों कांग्रेस कुछ न कुछ ऐसे विवादित मुद्दे, ऐसे विवादित शब्द लेकर आ जाती है कि जीत होते हुए जिसकी संभावना है उनको नकार दिया जाता है। क्या जरूरत थी भी पीएफआई बजरंग दल को बैन करेंगे? अरे आपको सत्ता मिल जाती तो फिर आप फैसला लेते। मुद्दे बहुत सारे थे, इलेक्शन आपके फेवर में आ रहा था, सारे सर्वे बता रहे थे, फिर कि नहीं आपको तुलना करना पीएफआई से बजरंग दल की। देखिए, धर्म पर्सनल आस्था का प्रश्न होता है, लेकिन एक व्यक्ति की कमजोरी भी होती है। नहीं, लेकिन बजरंग दल की तुलना बजरंग बली से करना और बजरंग बली को चुनाव में ला देना और उसके बाद मुसलमानों के आरक्षण की बात करना, इसको आप उचित मानते हैं? देखिए, उचित तो कुछ भी नहीं है। न 40% है, न 85% है, न बजरंग दल, न पीएफआई, ये कुछ भी उचित नहीं है। जिस तरीके से सरेआम जय बजरंग बली के नारे लगे, तो देखिए ये कह देना ये तो अत्युक्ति होगी। लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं जिन पर फोकस होना चाहिए, वो फोकस
बीजेपी नहीं चाहती थी उस पर कोई बात हो और फोकस किया जाए। क्यों? अगर जनता के मुद्दों पर फोकस किया जाएगा तो प्रश्न खड़े होंगे। इसीलिए 40% के जवाब में 85% और PFI के जवाब में बजरंग बली, ये सब। और कांग्रेस को भी समझना चाहिए कि बीजेपी एक शब्द को लेके, एक गाली को लेके, चौकीदार चोर है, उसके ऊपर ही पूरा इलेक्शन लड़ दिया था। तो इस समय जो भी बोलना था सोच समझ के बोलना। कांग्रेस से भी कहीं ना कहीं चूक हुई है। ठीक है, क्या जरूरत थी नंदिनी का, अमूल का, इतने सारे मुद्दे थे वहां पर। 40% कमीशन का भी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने लिखा था, डॉक्यूमेंट्री है। आपको उन्हीं मुद्दों पर इलेक्शन लड़ना था और उन्हीं मुद्दों पर आगे बढ़ना था। लेकिन बीजेपी चाहती थी हिंदुत्व की बात हो, हिंदू की बात हो, और जैसे ही घोषणा पत्र जारी हुआ, बजरंग दल बैन की बात हुई, फौरन उन्होंने उसको बजरंग बली से जोड़ दिया। ठीक है, और पूरे इलेक्शन में आप देखेंगे जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। कोई मेन समस्याएं थी जी, महंगाई, बेरोजगारी। ठीक है संदीप जी, ये उपाध्याय जी साफ साफ कह रहे हैं कि अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने की जरूरत क्या पड़ती है आपको? बैठे बिठाए एक मुद्दा, आपने एक हथियार जो है भारतीय जनता पार्टी को पकड़ा दिया, जिससे जो सर्वे आपके फेवर में था उसमें काफी बदलाव दिखने लगा। ठीक है रविंद्र जी, एक बात आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी का जैसे किसी युद्ध में लास्ट हथियार जो है महारथी का ब्रह्मास्त्र होता है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का लास्ट हथियार सांप्रदायिकरण है। वो किसी न किसी बहाने से करना था उनको। लेकिन मौका तो आप दे देते हैं ना। सुन लीजिए, मौका तो आप ही ने दे दिया उनको। सुन लीजिए, ये लगातार कोशिश लगातार जारी है। वो कई मुद्दे लेके आए, सांप्रदायिकरण करने का प्रयास किया। अगर ऐसा नहीं होता तो 4% का जो आरक्षण एसडी देवगौड़ा के समय से लागू था, वो 4 साल तक सरकार में जब रहते हैं तब तक चलने देते हैं। आप बात समझिएगा, मतलब जब तक सरकार में थे तब तक चलने देते हैं, और जब सरकार की विदाई का वक्त आता है तो उसको खत्म करके उसको मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। पहली चीज। और दूसरी चीज, एक बात आप मान के चलिए कि हम मुद्दों के आधार पर वहाँ जनता के बीच में गए हैं, और फिर मैं कह दे रहा हूँ 120 नहीं, उपाध्याय साहब तो यही कह रहे हैं ना, मुद्दों से तो आप अलग हो जाते हैं हमेशा, कोई ना कोई ऐसा बयान दे देते हैं जिससे आपके, वही तो कहा कि आप सेल्फ गोल कर लेते हैं। हम बजरंग बली पे भी जवाब देते हैं, PFI पे भी जवाब देते हैं। देखिए, हम अगर वहाँ पर ये बात कहते हैं, PFI की लगातार पूरे देश में बैन होने की बात हो रही थी, तो इनकी सरकार कर्नाटका में होती है, इनका ऐसा कौन सा रिश्ता है कि PFI को बैन नहीं करते हैं? ठीक है, ये PFI के ठीक है। विमल डालिया जुड़ गए हमारे साथ, उनसे हम जवाब लेते हैं। विमल डालिया जी, को भी बैन करने की बात करते हैं, बजरंग बली, क्यों नहीं बैन किए? हिंदुत्व का मुद्दा, और अब तो आप बिल्कुल, कांग्रेस ने उसको पेटेंट करा लिया है, 40% सरकारा, और इसी पर घेर रही है आपको। अगर आप जीतते हैं या आपके हार का भी कारण क्या बनेगा आपको लग रहा है? अगर मान लीजिए जीत को ही माने तो जीत का कारण क्या बन सकता है आपके? सबसे पहले हमारे मोदी जी का एक ही है विश्वास, सबका साथ सबका विकास। ये जनरली हमारी भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है कि देश के अंदर में हर नागरिक, चाहे कोई समाज का बिलोंग करो, उन खुश रहना चाहिए और खुशहाल रहना चाहिए। ठीक बात है। और आप देखिए, आप जब इन बोलते हैं बजरंग बली का बजरंग सेना ने आप कोरोना में क्या काम किया है, आप देखिए हिंदू समाज में कोरोना ने क्या काम किया है, हम उसका बखान नहीं करते। उन्होंने जबरदस्ती हिंदू सेना को बैन करने की बात की है। ठीक है, ये जरूरत की बात ही नहीं है। आप देखिए, नहीं, सबका साथ सबका विकास की जब आपने बात करी है, आपने मुसलमानों का हक मारकर दूसरी तरफ उसको डाइवर्ट कर दिया, जबकि उससे पहले आपने उसका कोई मुद्दा नहीं उठाया, आपकी सरकार रही। तो इसमें सबका साथ सबका विकास है। नहीं, आज भी देश का जो मुस्लिम समुदाय है, अगर आप एक राज्य के किसी मुस्लिम समुदाय का हक मार देते हैं तो देश के मुसलमानों का आप पर भरोसा बढ़ जाएगा कि आपने ऐसा किया है तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। देश का मुसलमान का हमारे ऊपर बहुत भरोसा है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आज जब अजान होती है, कभी बीजेपी वालों ने या कोई हिंदू समाज ने ऑब्जेक्शन उठाया क्या है? आज अगर यही कांग्रेस बात करती है तो बोलती है कि बजरंग दल ऐसा है। अच्छा, महाराष्ट्र में क्या हुआ था फिर? महाराष्ट्र में क्या हुआ था? बारे में कर्नाटक लड़ने की बात करी है हमने आज। अरे आप कर्नाटक की बात क्या, पूरे देश की बात करेंगे ना। इसके बाद तो सीढ़ी दर सीढ़ी आपको 2024 तक ही पहुंचना है ना।
आप एक राज्य की बात करेंगे, वहां पर हमने अजान पर बैन नहीं लगाया, तो कौन लगा सकता है बैन, ये भी तो बताइए। बैन हम नहीं लगाना चाहते हैं। हाँ। हम तो देखते हैं कि हर आदमी खुश रहना चाहिए। आज अगर अजान पे बैन लगता है तो उसी खुशी की तो बात कर रहे हैं आपसे। हम जानना चाह रहे हैं कि जो आरक्षण खत्म करके दूसरे को उसका फायदा दिया जा रहा है, किसी का हक मारकर, वही तो समझना चाह रहे हैं। इसमें सबका साथ सबका विकास का बैन लगाना, राम मंदिर नहीं बनने देना। हमने तो कानून से राम मंदिर बनाए। राम मंदिर पे ताला किसने लगाया? हाँ, आप ही देखिए। ठीक है। आज जहाँ भी झगड़े, आज जब पहले कर्फ्यू लगता था, हाँ। और आज कर्फ्यू कितना लग रहा है, और आज कहीं भी जहाँ पे गड़बड़ होती है, हाँ। आपने देखा मणिपुर में हमने इमीडिएटली एक्शन लिया है। आज कांग्रेस में कितने लाखों लोग मर जाते थे हिंदू समाज के। ये देखता नहीं है हिंदू है या मुसलमान है, लेकिन कांग्रेस का काम एक ही है कि मारो और राजनीति करो। ये हमारा काम नहीं है। हमारा एक ही काम है, देश का विकास, देश का विकास, देश का विकास। ये हमारी पॉलिसी है। संदीप त्रिपाठी जी वो कह रहे हैं हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, साधारण पर जनता हमें चुनेगी कर्नाटक में। आप लोग बात करते हैं कभी जहरीले सांप की, आपकी भाषा कभी बदल जाती है, और अक्सर देखा गया मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, ऐसा कई बार कांग्रेस के साथ हो चुका है। इस बार भी कहीं ऐसा ना हो जाए। देखिए, चुनाव जीतना हारना एक अलग विषय होता है, लेकिन मुद्दे होते हैं। एक बात मैं और कहूंगा कि हमारे साथी बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त हैं, और भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी बहुत बड़े भक्त हैं। एक अगर आपकी अनुमति हो तो एक सवाल अपने साथी से पूछना चाहता हूँ। जी जी। भारतीय जनता पार्टी के साथी हमें सुन रहे हैं? जी, अगर आप सुन रहे हैं तो सिर्फ इतना बता दीजिए कि यार बजरंगबली जी को मानते हैं, उनके पिताजी का नाम क्या था? नहीं, इससे चुनाव जीत जाएंगे आप। इलेक्शन से बजरंगबली का नाम लेके मोदी जी। नहीं, ये सवाल चुनाव से जुड़ा तो नहीं है ना। आप उस सवाल से चुनाव जीत जाए तब तो वो जवाब दे दें आपको, या आप उनको कोई अवार्ड देने जा रहे हैं, या आप कह रहे जीत का सेहरा आपके बांध दें। हमारे कर्नाटक का सौंप दीजिए। आप आगे डिक्लेयर कर ले रहे हैं, आप अपने आप को हार गए बोल के कर्नाटक में। आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या खाली दुश्मनी पैदा करना चाहते हैं देश में? हम पीओ की लड़ने की बात करते हैं, आप देश की बात कर रहे हैं। अरे किसके, आपका क्या नाम है, क्या नहीं पता नहीं है। अरे क्यों आपको राजनीति की बात करना है? आज अगर हम बोलेंगे कि गांधी कैसे हुए, राहुल गांधी, आप उसका जवाब क्या देंगे? बिल्कुल देंगे। तो शादी करी थी, अच्छा मैं जवाब देंगे। मुझे पता है बात आपके पास ये जवाब नहीं होगा। आप लोग धर्मी हिंदू हो, विमल जी कोई बात नहीं, कुछ सुन लेते हैं। विमल जी एक मिनट, विमल जी ठीक है सुन लेते हैं, एक मिनट विमल जी, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ ठीक है विमल जी, ठीक है बात हो गई, हमने बोल दिया उनको, वो कोई इलेक्शन नहीं जीतने जा रहे हैं इस सवाल से, कोई बात नहीं, हम पूछ रहे हैं। ठीक है ओके, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं पता कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। पर्सनल मत होइए, रिक्वेस्ट है पर्सनल मत होइए। विमल जी पर्सनल मत होइए, पर्सनल मत होइए। देखिए विनम्र निवेदन है, इस तरह से डिबेट थोड़ी ना चल पाएगी। विमल जी पर्सनल मत होइए, ठीक है, वो एक अलग है, उन्होंने किया, आपको अगर देना है तो ठीक है, नहीं देना कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा मत करिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है। संदीप जी बताइए आगे इससे क्या होना है, आप सवाल पूछ रहे हैं। मैं इनका जनरल नॉलेज नहीं टेस्ट कर रहा। नहीं ये जनरल, अच्छा जी सुनिए, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये था रविंदर जी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग आते हैं, फिर राष्ट्रवाद की बात करते हैं, इनको अफगान नहीं पता होता है, राष्ट्रगीत नहीं पता होता है। नहीं इस सवाल का जवाब जो आप पूछ रहे हो आप दे पाओगे? नहीं सुन तो लीजिए, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा। नहीं आप दे पाओगे जवाब इस सवाल का? बिल्कुल मैं जवाब दूंगा, अगर मैं किसी को मुद्दा बना रहा हूँ उसके बारे में जानकारी रखकर तभी बनाऊंगा। अच्छा ठीक है, एक बात और आ जाने, ठीक है, आप कर्नाटक की बात कर लेते हैं, कर्नाटक। रविंदर जी मैं सिर्फ ये
कहना चाहता हूं कि अगर आप ये मुद्दा बनाते हैं तो आपको धर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप आते हैं सिर्फ धर्म का इस्तेमाल करते हैं। आप कह रहे हैं राम को 1949 में भगवान राम जी की मूर्तियां वहां पर रखी जाती हैं और जो है वहां पर, अरे वो छोड़ दीजिए ना सर, कहाँ आप जा रहे हैं, वो विषय खत्म हो गया। कर्नाटक की बात करिए, किस आधार पे बात होगी? आ जाते हैं कर्नाटक पे भी आ जाते बस हैं। इसकी बात करिए। हमारे नंदिनी दूध पर आप आ गए, 40% सरकार आ गए, आपने ना राम मंदिर बनाने वाले आपने कहा था संसद में कानून लाकर बनाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बनाते हैं। अब आ जाते हैं आप कह रहे हैं कर्नाटका के मुद्दे की, बिल्कुल कर्नाटका का मुद्दा बहुत जरूरी है। इस तरीके से हमने वहाँ पर जो वादे किए हैं उन वादों के आधार पर और उनके कमियों के आधार पर अब वोट मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का बयान बता दीजिए जिसने डेवलपमेंट के आधार पर वोट मांगा हो, अपने काम के आधार पर वोट मांगा हो। 9 साल की सरकार है इनकी। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने स्मार्ट सिटी की बात की, बंगलोर स्मार्ट सिटी में आया करता था, आज वहाँ की सड़कें टूटी है, वहाँ से लोकल चैनलों की रिपोर्ट आ रही है। ठीक है, जवाब दे लेते हैं। ठीक है विमल जी बताइए, लगातार डेवलपमेंट के आधार पर वोट क्यों नहीं मांगते आप लोग? कर्नाटका में डेवलपमेंट की बात क्यों हो रही है? मुफ्त की रेवड़ियों की बात कही जाती थी कि भाई मुफ्त की रेवड़ियां हैं, मुफ्त की रेवड़ियां हैं, ऐसा कहा गया, लेकिन मुफ्त की रेवड़ियां ही बांटी जा रही है कर्नाटक में, ऐसा क्यों? नहीं देखिए, आज उन्होंने जो इश्यू उठाया कि हनुमान जी का बाप का नाम, आज केसरी नंदन सबको मालूम है, अगर उन हिंदुओं को उनको मालूम है। संदीप जी हो गया, संदीप जी अब उनकी बारी है। संदीप जी आपकी बारी खत्म, उनकी बारी। ठीक है, आज ये ठीक है। आप ही के पार्टी से, कांग्रेस से राजीव गांधी जी ने प्रधानमंत्री बने, ये तो आप मानते हो। वहाँ अब राजीव गांधी जी का वचन है, आप सुन लिए, हर जगह सुन लीजिए कि 85% करप्शन है। आज हम 100 रुपए वहाँ से भिजाते हैं। अच्छा, वो कम हो गया अब? सरकार की पूरी वो 85 से 40% पे आ गया क्या? राजीव गांधी जी ने बोला है और हमारे ऊपर करप्शन अरे का इल्जाम लगा। विमल जी, अरे विमल जी आप राजीव गांधी पे ही अटके हुए हैं। अभी आपकी पूरी पार्टी वहां पहुंच जाती है इतिहास में। अभी की बात करिए, ये 40% तक पहुंच गया है क्या? ये उस दौर का 85%। करप्शन नहीं है, आप देख लीजिए 13 तारीख का रिजल्ट जो आएगा, हम आपको वादा करते हैं हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से गवर्नमेंट बनाएंगे। नहीं तो ऐसे मामलों में जब आप विकास की बात, एक मिनट सुन तो लीजिए। अगर हमारी करप्शन की सरकार थी तो कांग्रेस वालों को पूछिए हमारे ऊपर कितने केसेस बुक कराए इन्होंने, एक भी FIR है क्या हमारे नाम पे? और हमारा पैसा पूरा डायरेक्ट खाते में आ रहे संदीप जी, करप्शन का सवाल ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, नाराजगी नहीं। ठीक है। उपाध्याय जी ठीक है, संदीप जी आ रहे हैं। ठीक है विमल जी, एक मिनट। उपाध्याय जी हम थोड़ा समझना चाहेंगे, ये आरोप प्रत्यारोप तो ठीक है, जब बात है अगर आपने डेवलपमेंट कराया है तो डेवलपमेंट के आधार पर जो राज्य स्तर का नेता है, जो वहां का मुख्यमंत्री रहा है, उसके चेहरे को आगे बढ़ाकर वोट मांगना चाहिए कि हमने ये विकास किया है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा अधिकतर राज्यों में कि सिर्फ पीएम के चेहरे के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं? क्या राज्य के जो सीएम है वो इतने कमजोर हो गए हैं, या डेवलपमेंट उतना नहीं कराया गया है जिसपे हम उनको आधार नहीं बना सकते, या उनसे जनता का उतना सरोकार नहीं रहा? देखिए, विकास की बात तो होती है, शब्द भी बहुत अच्छा है, लेकिन यथार्थ में विकास कहाँ नजर आता है? किसान परेशान है, जंतर मंतर पर धरने के लिए आता है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, महंगाई हम सब देख रहे हैं कि भी किस तरीके से आसमान को छू रही है। तो विकास का पैरामीटर क्या है? जब विकास कह देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर विकास पर चुनाव लड़ा जाएगा तो बताना पड़ेगा कि विकास कहाँ हुआ। 40% से हुआ है विकास, या सिर्फ नेताओं का विकास ही विकास होता है? जी। हम देखते हैं कि MLA है, उसकी संपत्ति आप देखिए, जब वो चुनाव लड़ रहा होता है और एक बार जीत जाता है, 5 साल बाद उसकी संपत्ति का आकलन कीजिए, जिस रेशों में बढ़ती है उस रेशों में आम आदमी की संपत्ति का बढ़त नहीं देखी जाती है। ठीक है। तो कथनी और करनी का जो फर्क है, तभी आप मुख्यमंत्री बदलते हैं। मुख्यमंत्री क्यों बदले जाते हैं? उन्होंने कहा ये ठीक नहीं कर रहा है, दूसरा लगाते हैं जी। अब दूसरा भी फेल हो गया तो फिर डबल इंजन इसलिए होता है कि एक इंजन फेल हो गया तो दूसरा तो काम करेगा। तो कहीं प्रधानमंत्री के चेहरे पे दे दो, राष्ट्र के नाम पे दे दो, हनुमान के नाम पे दे दो, PFI के नाम पर दे दो, फिर
लेकिन उपाध्याय जी, कांग्रेस ने इसको भी बुनाया है, डबल इंजन को उन्होंने ट्रिपल इंजन बता दिया। देखिए, डबल इंजन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी जनता की समझ में नहीं आता है जी। मान लीजिए एक गाड़ी है और एक इंजन से ही अगर वो ठीक चल रही है तो दूसरा इंजन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा इंजन लगाने की जरूरत जब पड़ती है जब एक इंजन कैपेबल नहीं होता है उस गाड़ी को खींचने के लिए। अब यहाँ तो ये हो गया है कि भाई डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 3 इंजन लगा दो। अरे भाई, अगर काम करेगा तो एक ही इंजन काम करेगा, एक ही ट्रेन को खींच के ले जाएगा। ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तो फिर कोई अंत नहीं जी। नहीं तो ऐसे में क्या उपाध्याय जी, क्या ये बात बनती है, जो कि हमने यही सवाल पूछा कि सीएम के चेहरे पर वोट क्यों नहीं मांगे जा सकते? क्या राज्यों के सीएम कमजोर हो चुके हैं या वो उन्हीं चेहरों पर डिपेंड रहेंगे कि हाँ, ऊपर के चेहरे की बात करें, नीचे के सारे चेहरे साफ? ये थोड़ा सा हमें समझाइए, क्योंकि हर बार जो आता है सिर्फ पीएम के चेहरे पर वोट मांगे जाते हैं। देखिए, विगत में ऐसा होता था कि जो भी राज्य के चुनाव हैं जी, वहाँ राज्य का मुख्यमंत्री या लोकल लीडर से को आगे रखा जाता था और कुछ सभाएं जरूर प्रधानमंत्री या दूसरे जो नेता होते थे, बड़े नेता जो केंद्र के नेता होते थे, वो कुछ सभाएं करते, एक संदेश देते। लेकिन अब दौर बदल चुका है जी। अब तो मुख्यमंत्री बदलना पड़ता है, मुख्यमंत्री का चेहरा दागदार हो जाता है तो भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते हैं, तो बस ब्रांडिंग है और वो ब्रांडिंग नजर भी आती है। ठीक बात। ताज्जुब की बात है कि जनता एक्सेप्ट करती है। आप देखेंगे कर्नाटक में जहाँ बढ़त दिख रही थी कांग्रेस की, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री जो बीजेपी का चेहरा है वो और अमित शाह वहाँ डेरा डालते हैं, उसके बाद की आप सर्वे देख लीजिए, यानी बदलाव साफ दिखता है, असर साफ दिखता है जी। लेकिन ये कह देने से कि भी हमने रोड शो कर दिया और जनता की समस्याएं खत्म हो गई, वो नहीं हुई। लेकिन कांग्रेस के सामने दिक्कत क्या आती है, बल्कि जो क्षेत्रीय दल हैं उनके सामने भी दिक्कत आ जाती है। भीड़ तो बेशुमार जुटती है, लेकिन वो भीड़ वोट बैंक में तब्दील नहीं हो पाती। देखिए, जिस तरीके से कनेक्ट करना चाहिए कांग्रेस के नेता उस तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाते। आम आदमी की भाषा में भाषा का संयम, और सामने वाले का पता है कि हम एक शब्द बोलेंगे वो उसी को पकड़कर पूरा इलेक्शन लड़ लेंगे, तो एहतियात बरतना चाहिए, मुद्दों पर फोकस रखना चाहिए। जनता भी ये चाहती है कि मुद्दों की बात हो, मुद्दों पर फोकस रखा जाए, और जैसे ही कांग्रेस मुद्दों से दाएं बाएं जाती है बस बीजेपी का अपना काम हो जाता है। वो तो कह रहे हैं जैसे हिमाचल फतेह किया वैसे हम कर्नाटक भी फतेह कर लेंगे। देखिए, हिमाचल फतेह किया, अच्छी बात है, एक मैसेज था कि वहाँ प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं चला। प्रधानमंत्री जी ने वहाँ भी कहा था कि भाई मेरे नाम पर वोट करिए, छोड़ दीजिए कैंडिडेट को। लेकिन ऐसा अगर 2-4 राज्यों में होगा जी, तब परसेप्शन बदलेगा। तो एक और सवाल जो इस बीच उठता है कि चूंकि क्षेत्रीय इलाका है, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनका, वो फैक्टर काम करेगा क्या? जो मुसलमानों के आरक्षण की बात है वो फैक्टर क्या कांग्रेस भुना पाएगी? ये 2 फैक्टर माने रखेंगे। देखिए, पहली बात जो मुस्लिम की बात आती है जी, तो मुस्लिम कभी किसी का परमानेंट वोटर नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, वो बीएसपी के साथ भी गया, वो समाजवादी पार्टी के साथ भी गया, अब कुछ वो बीजेपी के साथ भी जा रहा है। एक वर्ग विशेष के लिए बहुसंख्यक वर्ग को नाराज कर देना किसी भी राजनीतिक दल के लिए फायदेमंद साबित नहीं हो सकता। मैं मानता हूँ पहले सेकुलरिज्म की बात होती थी, पहले समाजवाद की बात होती थी, आज पूंजीवाद है, पूंजीवाद को नकारा नहीं जा सकता। ठीक बात। और अब हिंदुत्व मुद्दा है, हिंदुत्व के मुद्दे को भी नकारा नहीं जा सकता। ध्रुवीकरण होता है। ठीक। तो आपको सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जो सुझाव था कमेटी का कांग्रेस किया, वो शायद उस पर अमल नहीं हो रहा है। कोई न कोई इस तरह के पहले ही बीजेपी कटघरे में खड़ा करती है कि भी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, एक वर्ग विशेष के लिए राजनीति करती हैं, लेकिन वो यथार्थ में दिखने लगता है जब वो चीजें घोषणा पत्र में आ जाती हैं। मुझे बता दें कैसे आप बजरंग दल को पीएफआई के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक बात। पीएफआई देश विरोधी काम करती है, पीएफआई आतंकवादी काम करती है, आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होती है। अब वहीं आप
बजरंग दल को भी अगर उसी में ऐड कर दें कि वो भी देशद्रोही है, वो भी आतंकवादी है, तो बहुसंख्यक वर्ग के गले नहीं संदीप पड़ता है, उससे जी सेंटीमेंट जवाब है। देना आपको इसका जी। और कि भाई तुलना भी अगर आप आपको- करते हैं तो तुलना का कोई आधार होना चाहिए। आप बजरंग दल की तुलना पीएफआई से कर देते हैं, किसी के गले ये बात नहीं उतरेगी? जी, मैं जवाब दे देता हूँ। ये बात हमारे लिए इसलिए नहीं उतरेगी ये 2024 तक चलेगा। जितने पैनलिस्ट हैं और इसे लेकर बीजेपी आगे बढ़ेगी। ये बड़ा हथियार आपने पकड़ा दिया बीजेपी के हाथ में। मैं जवाब दे देता हूँ। जी देखिए इस देश में जिस तरीके से बजरंग दल की बहुत सारे कांड मैं उजागर कर देता हूँ जो पहले भी सबके पब्लिक डोमेन में है। गोधरा कांड में इनका इन्वॉल्वेशन, कानपुर की घटना में इन्वॉल्वेशन, बहुत सारी ऐसी घटनाएं जहां पर दंगा हुई है। और अमित शाह, एक बात आप समझिए, एक कॉन्टेक्स्ट में एक बात और मैं ऐड कर देता हूँ। अमित शाह जी आते हैं और ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई तो यहाँ दंगे होंगे। तो दंगे कौन करता है? बजरंग दल करता है। या उसका साथ कौन देता है? पीएफआई देती है। तो हमने वहां पर बैन करने की किसी को बात नहीं की है। आप मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए। नहीं, क्या बात कर रहे हैं? ये तो बयान है सर, ये तो बयान है। किसका बयान है? किसका? बता दीजिए, चला दीजिए, मैं बता देता हूँ क्या कहा गया। मैंने सोच लीजिए, आप खूब सोच समझ के बोलिए। ऐसे ही आपने कहा था मोदी का नाम दे दिया था चोर में, ऐसे ही चौकीदार में आप बैकफुट पर चले गए थे। हमारे देश का पीएम सबसे बड़ा झूठा आदमी है, उसकी बात मत करिए। नहीं तो अरे अदालत में तो आप झूठे साबित हुए। नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ पहले सुन तो लीजिए। हाँ, सुन ही रहा हूँ आपको। रिटर्न में है, रिटर्न में है, उसकी आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि धर्म के आधार आप श्योर हैं कि बैन लगाने वाली बात नहीं कही गई है पीएफआई को लेकर? हमने ये कहा है, बिल्कुल हमने कहा क्या बता दे रहे हैं। हमने ये कहा है कि निर्णायक कार्रवाई करेंगे, बैन की बात नहीं करी है, पहली चीज। दूसरी चीज एक बात मैं और कह दूं कि जिस तरीके से जिस तरीके से भाजपा ने और मोदी जी ने बातें की, उसके बाद यही बजरंग दल जबलपुर में कांग्रेस के कार्यालय में घुसकर वहां पर तोड़फोड़ करते हैं और वहां पर जो लोग थे वहां पर जान से मारने की कोशिश करते हैं। यही घटना छिंदवाड़ा में करते हैं। अच्छा, तो आप एक बात बताइए संदीप जी, एक बात और बता दीजिए इस बीच में, जहां जहां आपकी सरकारें रही वहां पहले बैन लगा देते आपने क्यों नहीं बैन लगाया? इतने लंबे समय से अगर आपको ये लग रहा था और पीएफआई जैसे संगठन से आपने इसकी तुलना कर दी, तो आप खामोश क्यों बैठे रहे? फिर आप बैन पर जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, हम तो पीएफआई को बैन नहीं, मैं तो अरे मैं ये कह रहा हूं कि आप बैन कर देते इनको अगर आपको लगता है कि इन सब गतिविधियों में शामिल हैं। नहीं, हम ये कह रहे हैं निर्णायक कार्रवाई करेंगे। अरे ठीक है, वो छोड़ दीजिए, निर्णायक कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे वो एक अलग बात है। आप जो आंकड़े दे रहे हैं ना, मैं तो उस पर बात कर रहा हूं ना आपसे, कि अगर आपको लगता है कि बजरंग दल इन सारी गतिविधियों में शामिल था, तो जहां जहां आपकी सरकारें थी, इतने लंबे से आपकी सरकारी थी, आप खामोश बैठे रहे। तो आपकी कार्यप्रणाली पे सवाल उठता है कि आपने पहले क्यों नहीं ऐसा किया? और एक चीज मैं क्लियर कर दूं। हाँ। पहली बात तो ये 1984 का बना हुआ संगठन है। पहली चीज हमें ये जान लेना चाहिए कि 1984 का बना हुआ संगठन है। तो पहले की बात करना कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि सही होगा। ये जब संगठन अपने जो है पहले विस्तार किया, विस्तार के बाद इसकी गतिविधियां आई। ध्रुव सक्सेना, मैं नाम बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए रविंदर जी। ध्रुव सक्सेना आईएसआई का एजेंट पकड़ा गया जो बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, और उसके साथ कम से कम 18 लोग पकड़े गए थे। अब बता दीजिए गतिविधि है या नहीं है? ये इस घटना को डिनाई नहीं कर सकते। अब मोदी जी के बयान याद दिला देता हूँ आपको। मोदी जी ने कहा, जब मॉब लिंचिंग हो रही थी, मोदी जी का एक बयान आया कि कुछ लोग रात में जो है अराजक काम करते हैं, गुंडई करते हैं, और उसके बाद दिन में गौरक्षा का चोला और जो है धर्म बचाने का चोला पहन लेते हैं, और वो गुंडे हैं। ये किसने कहा? मोदी जी ने कहा। किसको कहा? बजरंग दल को कहा। बजरंग दल ने विरोधी कहा। मोदी जी कहते हैं तब सही है, कांग्रेस ने ये बात कह दी तो गलत है। कैसे? नहीं, ज्योतिराव सिंधिया का नाम उठाकर देख लीजिए, और बहुत सारे लीडर हैं जो भारतीय जनता पार्टी में है, उन्होंने क्या क्या बयान दिया बजरंग दल के बारे में। क्या वो पहले गलत थे या आज गलत है? अगर तब गलत थे तो उनसे आपने माफी अब तक क्यों नहीं मंगवाई? दूसरी चीज देखिए, ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। ये बात मैं तो निर्णय कैसे लेंगे ये और बता दीजिए, क्या निर्णय लेंगे?
मैं बता रहा हूँ। हाँ। सर हमने ये बात क्यों कही, अभी आपने कहा कि इसकी जरूरत क्या थी। हाँ। इसकी जरूरत तभी पड़ जाती है हाँ। जब हमारे देश का गृह मंत्री आकर इस बात की धमकी देता है खुलेआम कि दूसरी सरकार आ जाएगी तो वो दंगे होंगे और ये घास चलेगा जैसे जो है पाकिस्तान में। ये तो शर्म की बात है गृह मंत्री के ऊपर कि वो अगर खुद स्वयं कह रहा है कि दंगे होंगे। विमल डालिया साहब वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री तक कह चुके हैं जब इस तरह के बजरंग दल की हरकतें सामने आई थी, तो कांग्रेस ने बैन के लिए तो कभी कहा ही नहीं। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में इलेक्शन विकास के ऊपर लड़ रही है, देश के विकास के ऊपर लड़ रही है। ये कम्युनल की बात आना ही नहीं चाहिए। और आज जिस प्रकार का ग्रोथ हो रहा है, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में जीएसटी कितनी आ रही है। अगर ये ग्रोथ नहीं होता तो आज इतनी जीएसटी आती थी क्या? नहीं, संदीप जी ये भूल गए हैं, संदीप जी ये भूल गए हैं कि अपने घोषणा पत्र में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है बजरंग दल पर प्रतिबंध को लेकर। नहीं, देखो संदीप जी को पता नहीं है उनके नेता क्या बोलते हैं, क्योंकि संदीप जी को नहीं घोषणा पत्र में है उनके। नहीं घोषणा पत्र में रहते, इन घोषणा पत्र पढ़ते थोड़े हैं, इनको तो कोई लिख कर दे देते हैं, पब्लिक से बांट देते हैं। इन घर में बैठ के पढ़े थोड़े हैं इन्होंने कभी। तो क्या है मालूम, आज बजरंग दल के बारे में बात कर रहे हैं, इन गोधरा के बारे में बात कर रहे हैं। आज आपको मैं पुराने किस्से में नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन ट्रेन के डब्बे कौन जलाए? और आज जिस प्रकार ये राजनीति कर रहे हैं हिंदू मुसलमान की, आज कांग्रेस की ये परिस्थिति नहीं तो विमल डाले जी एक बात बताइए कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी को किसी फिल्म की जरूरत क्यों पड़ जाती है अपने मुद्दे को भुनाने के लिए? नहीं भुनाने के बाद कश्मीर में गए तो कश्मीर फाइल की जरूरत पड़ गई, कर्नाटक में आए तो फिर केरला स्टोरी की जरूरत पड़ गई आपको। हमने केरला के बारे में क्यों बताया है कि जिस प्रकार लव जिहाद का जो 15 साल से लेकर 30 साल के बच्चों के साथ जो जुल्म हो रहा है, ये सच्चाई है, सबको मालूम है। हम अवेयरनेस लेके आना चाहते हैं और हम कभी धर्म के ऊपर बात नहीं करें, लेकिन कांग्रेस की परिस्थिति क्या हो गई है कि मुसलमान इनको रिजेक्ट कर दिया है और हिंदू समाज भी इनको निकाल कर फेंक दिया है। इनके नेता कौन से धर्म के इनको मालूम ही नहीं है। ठीक है आज संदीप जी, एक दिन ठीक है संदीप जी जवाब दे रहे हैं। संदीप आपकी बात का, संदीप आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। बड़ी हास्यास्पद बात है जब रोहिंग्या पे सरकार से पूछा गया कि कितने रोहिंग्याज हैं, सदन की बात कर रहा हूँ, इन्होंने कहा उसके कोई आंकड़े नहीं है। लव जिहाद की जब हमने बात की तो इन्होंने कहा उसके कोई आंकड़े नहीं है। अरे आप आकर चुनाव में बात करते हो, उसके खिलाफ कानून लेके आइए। सरकार में हो, सत्ता में हो, केंद्र में आपकी सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, किसानों पर जुल्म ढाने के लिए तो कानून लेके चले आते हो। यहाँ पर हर चुनाव में आएगा लव जिहाद करके नौटंकी करते हो। चुनाव में चलाइए, इस पे बैन लगाइए। किसने किया? मोदी जी को अपनी फुर्सत है, उन्होंने ठीक है एक एक करके हाँ रविंदर जी एक मजेदार बात और मैं बता दूं। फिल्म के तैयार करने के लिए, प्रमोशन के लिए लोग पैसे लेते हैं। देखो संदीप जी एक बात समझिए, एक बात समझिए संदीप जी एक बात मजेदार मत बताइए, तथ्यात्मक बात बताइए बस। तथ्यात्मक ही बात कर रहा हूँ, नहीं हवा में बात मत करिए। अरे साहब विमल जी अगर तथ्यात्मक बात की है ठीक है, ठीक है विमल जी एक मिनट सुन लेते हैं। हाँ, कश्मीर फाइल्स में कश्मीरी पंडितों के ऊपर बहुत सारी ऐसी बातें दिखाई गई जो तथ्य से परे थी, और उसके बाद इन्होंने उसके मुद्दे चुनाव में उसका भरपूर उपयोग किया। उसके बाद आप देखिए कश्मीरी पंडित आज की डेट में जब हम लोग डिबेट कर रहे हैं, आज भी वो धरने पर बैठे हैं। सवाल किससे होना चाहिए? ठीक है, और वो धरने पर विमल जी क्यों? लगभग विमल जी साल भर हो रहा है। संदीप ये कहना चाह रहे हैं कि आप जिस तबके की बात करते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, आपकी कथनी और करनी में अंतर नजर आता है। आज वो कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल को दिखा के आपने राजनीतिक फायदा तो उठा लिया, लेकिन वो बेचारे वहीं के वहीं खड़े हैं जहां पर खड़े थे, धरना कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं साहब, आज हम मुल्क को बचाने की बात कर रहे हैं। आज कश्मीर में आज 370 किसने हटाई? आज किसने हटाई? कांग्रेस ने तो नहीं हटाई। आज ये जो हिसाब से आतंकवादी घटना
डे टू डे कम हो रही है। आप देखिए दंगे कांग्रेस के पेड़ में कितने हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी। अच्छा संदीप जी एक बात बताइए, संदीप जी, बोल रहा हूँ, संदीप जी आप बोलिए, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, विमल जी बोलिए। हाँ आज मैं ठीक बता रहा हूँ, सब कश्मीरी पंडित को फंसाने का काम हिंदू समाज का है। आज जो हिंदुस्तान में पैदा होता है हर आदमी का फर्ज है, क्यों कांग्रेस वालों का फर्ज नहीं है? आप सपोर्ट करिए सीएए को, आप क्यों उसके खिलाफ काम करते हो? हाँ, क्या भारतीय जनता पार्टी के राज में मुसलमान खुश नहीं है क्या? आप क्यों राजनीति करते हो मुसलमानों की? क्यों मुसलमानों की जिंदगी बर्बाद करते हो? आप उनके डेवलपमेंट के बारे में बात करिए, आप हिंदू समाज के डेवलपमेंट के बारे में बात करिए, आप देश के हित के बारे में बात करिए। लेकिन आपका नेता ऐसा है, आज ठीक है, कल से आपका नेता का पता ही नहीं रहेगा। ठीक है विमल डालिया जी एक मिनट, विमल डालिया जी एक मिनट, ठीक है ठीक है, आपकी बात हो गई। आरवी उपाध्याय जी एक बात और समझना चाहेंगे, क्योंकि क्षेत्रीय दल के लगातार कमजोर। संदीप जी एक मिनट, संदीप जी समय कम है, संदीप जी समय कम है, हमें उपाध्याय जी से एक जवाब लेना है। उपाध्याय जी, चूंकि क्षेत्रीय दलों की भी बात होनी चाहिए, ये लगातार कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसके साथ जो भी क्षेत्रीय दल जाता है वो कमजोर होने लगता है। कई ऐसे एग्जाम्पल भी दिए गए, गोवा हो, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, चाहे बिहार की बात हो। यहाँ पर जेडीएस की स्थिति आप क्या देखते हैं और क्या लगता है कि क्षेत्रीय दल को कमजोर नहीं होना चाहिए? किस स्थिति में खड़ा है जेडीएस? देखिए जेडीएस के बारे में जो आकलन अभी आ रहे हैं पूरे कर्नाटक में तो नहीं, लेकिन कुछ जिलों में उसका अपना प्रभाव है, उसका अपना प्रभुत्व है और इसीलिए वो किंग मेकर की भूमिका में आ जाती है। जब प्रथम की विधानसभा होती है तो वो अपने कुछ एमएलए लेकर जिसके साथ खड़ी हो जाती है वो सत्ता में काबिज हो जाता है। ठीक है, तो नकारा नहीं जा सकता जेडीएस को वहाँ पर। और अब से नहीं, एक लंबे समय से हम देख रहे हैं। अब जो हालात हैं वहाँ पर कर्नाटक में, देखिए संदीप जी कुछ भी कहें या बीजेपी के मित्र कुछ भी कहें, बीजेपी उस बात को रखती है कि जनता के बीच में चल रहा होता है, अंदर अंदर जो चल रहा होता है। यानी माननीय प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो भी यही था कि वो अंदर अंदर चल रहा था कि लोग भगवा वस्त्र धारण करके और गुंडागर्दी करते, तो उन्होंने तो कह दिया। आप उस बात को कहते हैं जो जनता के बीच में नहीं होती, जो जनता के नहीं, लेकिन जब बीजेपी ये कहती है कि जो अमित शाह का बयान इन्होंने बताया कि अमित शाह कह रहे थे कि दूसरी सरकार आएगी तो दंगे होंगे, तो अब तो मणिपुर की बात भी कांग्रेस उठाने लगी है। उनका कहना है कि भाई देखिए वहां तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हुए कि नहीं हुए दंगे? देखिए बिल्कुल सही उठाया और कांग्रेस को इस तरह के मुद्दे उठाने चाहिए। जहां वो कहते हैं कि हमारे उसमें कोई दंगा नहीं हुआ तो मणिपुर जल रहा है, आज भी जल रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे पीरियड में कहीं कुछ नहीं होता है? सब कुछ होता है जी, नकारा नहीं जा सकता। तो कर्नाटक में जो सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत वाले बनेगी या फिर हैंग होगी? देखिए अभी तक जो आकलन थे वो तो ये थे कि पूर्ण बहुमत की बनेगी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा है जी, और जैसे जैसे ध्रुवीकरण की हिंदुत्व और दूसरे मुद्दे आए हैं, उसके बाद वहाँ जमीनी हकीकत बदली है जी। ऐसे में अभी जो कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद पूर्ण बहुमत किसी को न मिले जी, और कांग्रेस बड़ी पार्टी बनकर जो अभी तक का आंकलन है वहाँ के जो पत्रकार या जमीन पर जो काम कर रहे हैं लोग, तो उनका कहना है कि बड़ी पार्टी तो बनेगी कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिलना है। ठीक है, कुछ न कुछ डैमेज हुआ है जी। अब वो डैमेज हुआ चाहे वो घोषणा पत्र से हुआ या खड़गे जी के बयान से हुआ, ये बाद में आकलन होगा। ठीक बात है, लेकिन डैमेज तो हुआ है, इसे नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, और बीजेपी साम दाम दंड भेद हर तरीके से कोशिश करेगी वहाँ सरकार बनाने की। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो जेडीएस के एमएलए ही उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। ऑपरेशन लोटस चल जाएगा। हाँ, तो देखिए अभी जो आंकलन है और वैसे ये है कि अब बहुत समय बचा नहीं है कि कोई परिदृश्य को बदला जा सके। कांग्रेस ने भरसक कोशिश की डैमेज कंट्रोल करने की, जैसा कि अभी कांग्रेस के जो संदीप जी बता रहे थे कि हमने बैन की बात नहीं की, उनका तो घोषणा पत्र में है प्रतिबंध करेंगे। मैं वही कह रहा हूँ, इन्होंने बाद में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। जय बजरंगबली, तोड़ भ्रष्टाचार की नली, लेकिन जब एक तीर निकल जाता है कमान पे तो वो वापस नहीं आता। जो मैसेज था वो जा चुका था और उसी मैसेज को लेकर बीजेपी आगे बढ़ी और उसको कुछ अब तो समय बताएगा कितनी सफलता उसे मिली जी।
इस सब में, जबकि इनको कहना चाहिए था, जहाँ 85% की बात आ रही थी, तो इनको ये बोलना चाहिए था कि भी वो हिम्मत तो की प्रधानमंत्री ने। ठीक बात। तो उन्होंने कहा कि भी हम 1 रुपया बेचते जो 85% कमीशन में चला जाता है, यहाँ तो 40% कमीशन के साक्ष्य है। उसके बाद एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा कि भी यहाँ 40% कमीशन लिया गया। तो बहुत सारी चीजें जनता के बीच में चल रही होती है, ठीक है, जो तुष्टीकरण की राजनीति है। अब यही है कि तथ्यात्मक बात किसकी समझ में आती है, जनता को ये समझने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन कर्नाटक का जो मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया, क्योंकि अगर कांग्रेस जीतती है तो हिमाचल के बाद एक बड़ी संजीवनी और बड़ा बूस्टर डोज कांग्रेस के लिए इसको कहा जाएगा। लेकिन जिस तरह से उपाध्याय साहब बता रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव का प्रचार आगे बढ़ा, बहुत सारी चीजें बदल गई और उसके साथ साथ आंकड़े भी बदल गए। अगर वो आंकड़ा होता है तो कांग्रेस बड़े ही सीटें उसकी बढ़ जाएं, लेकिन पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाएगी। भारतीय जनता पार्टी के सामने ज्यादा चुनौतियां हैं। अब देखना यह है कि जो संगठनात्मक रूप से प्रचार किया गया है, अंदर अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, क्या भारतीय जनता पार्टी उसमें सफल हो पाई है या नहीं, और जेडीएस की क्या भूमिका रहेगी जब सरकार किसी की भी बनती है या हैंग असेंबली होती, तब देखना पड़ेगा। तो देखना है अब, क्योंकि ये ज्यादा वक्त दूर नहीं है, सबकी नजर उस पर टिकी हुई है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।